हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्टिव रिकॉल सीरीज जूलॉजी। हम लोग ने ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट कर लिया है। ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये सेकंड पार्ट रहेगा। पार्ट वन में हम लोग ने क्या देख लिया है एक बार रिकैप करेंगे एंड देन पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट वन में सबसे पहला 14.1 में हम लोग ने देखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि भाई ह्यूमन से जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स है इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है। जैसे कि हम लोग ने लोअर इनवर्टिब्रेट्स, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स में दे रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस बाय परफॉर्मिंग डिफ्यूजन, ये पहला चीज देखा। उसके बाद हम लोग ने अर्थवर्म्स के बारे में देखा कि अर्थवर्म्स के पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है। फिर हम लोग ने देखा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वाटिक मॉलस्का, फिशेस, इनके पास गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, और गिल्स के थ्रू रेस्पायर कर रहा है जो भी ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि भाई इंसेक्ट्स के पास होता है ट्रैकियल ट्यूब्स, और तेरा टेरेस्ट्रियल मोलस्का के पास होता है लंग्स। इसके अलावा लंग्स और किस किस के पास होता है, तेरा एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग्स विच इज एन एम्फीबियन रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड ऑल्सो थ्रू द मॉइस्ट स्किन, और मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करना हम लोग ने बोला था क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इतना क्लियर हो गया 14.1। उसके बाद हम लोग ने देखा 14.1.1, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला हम लोग ने रेस्पिरेटरी पाथ देखा कि भाई एयर अंदर आके कहाँ तक कैसे जा रहा है। सबसे पहला एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर एंटर किया, नेजल पैसेज, नेजल चेंबर, फेरिंग्स, फेरिंग्स से फेरिंग्स ओपन्स इनटू ट्रकिया थ्रू लैरिंग्स, फेरिंग्स किया कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, लैरिंग्स किया कार्टिलेजिनस बॉक्स या साउंड बॉक्स विच हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम लोग ने देखा ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। During swallowing, the glottis is covered by a cartilaginous flap called as epiglottis. Epiglottis prevents the entry of food into glottis. इतना पूरा क्लियर हो गया था। फिर ट्रैकिया extends up till there are mid thoracic cavity and then divides at T5. T5 के लेवल पे वो डिवाइड होता है लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स, और फिर बनता है सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल से बनता है तेरा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल विल गिव राइज टू एल्वियोलाई। व्हाट इज एल्वियोलाई? सर एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई इज इरेगुलर वॉल्ड वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। इरेगुलर वॉल्ड बोला मतलब भाई सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम क्लिक होना चाहिए। वैस्कुलराइज्ड बोला मतलब एल्वियोलाई तेरा ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। इतना देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है। सर राइट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज अवर कंडक्टिंग पार्ट, और कंडक्टिंग पार्ट को हम लोगों ने हैवल्स बोला था क्योंकि यहाँ पर हवा बदलेगी। हवा के साथ क्या क्या होगा, एयर के साथ क्या क्या होगा, रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफिकेशन होगा, एंड तेरा टेम्परेचर का मेंटेनेंस होगा। फिर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई दोनों मिलके बनता है रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट, जहां पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। इतना क्लियर। उसके बाद मैंने बोला था कि तेरा इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होता है, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में होता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होता है। एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई में नहीं होता। लंग्स कंप्राइजेस ऑफ, लंग्स किससे भरा हुआ है, लंग्स का कैविटी किससे भरा हुआ है? ब्रांचिंग ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, सारों को मिला के, इन सब का ब्रांचिंग मिला के बनेगा तेरा लंग्स। लंग्स को भर के रखा है। इतना देखा था। फिर हम लोग ने देखा कि द ह्यूमन बीइंग्स हैव टू लंग्स। ये दो लंग्स जो है इज कवर्ड बाई टू डबल लेयर्ड, इज कवर्ड बाई डबल लेयर्ड वॉल। ये वॉल को मैंने प्लूरा बोल दिया, तो डबल लेयर्ड प्लूरा होता है। दो प्लूरा के बीच में क्या, प्लूरल फ्लूइड विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। आउटर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक कैविटी, इनर प्लूरा इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स का सरफेस। इतना क्लियर हो गया था। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि भाई ये जो दो लंग्स है हम लोग ने रखा किधर है, थोरैसिक चेंबर में। एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है, ये कैविटी है जहां पे हम लोग ने दोनों लंग्स को रखा है। अब ये थोरैसिक चेंबर बना है वेंट्रली बाय स्टर्नम, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली बाय रिब्स एंड लोअर साइड पे डायफ्राम, डोम शेप डायफ्राम। इतना देखा हम लोग। फिर देखा हम लोग ने ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। ठीक है, 5 स्टेप्स था हम लोग ने, फॉलोइंग स्टेप्स देखा था। 5 स्टेप्स कौन से स्टेप्स थे? हमारा सबसे पहला पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलूं या ब्रीदिंग बोलूं, मतलब सांस का अंदर लेना एंड बाहर छोड़ना इज ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन।
उसके बाद देखा कि भाई ये जो एयर जो है ना, सेकंड स्टेप पे क्या हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। एल्वियोलाई से O2 जा रहा है ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल से CO2 आ रहा है एल्वियोलाई में, डिफ्यूजन पहली बार वहां पे देखने मिली। फिर अब ये जो ब्लड वेसल्स है पूरे बॉडी में फैलेंगे, ब्लड को फैला के फैलाएंगे, और पूरे बॉडी में फैला रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, थर्ड स्टेप। फिर ये गैसेस तेरा टिश्यूज और सेल्यूलर लेवल पे जाएगा, फिर सेल इसको अपटेक करेगा और इसका यूटिलाइजेशन कराएगा। यूटिलाइजेशन कैटाबॉलिक रिएक्शन करके पांचवा स्टेप होता है अपना, ठीक है। फिर हम लोग ने आज बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे, मतलब सेकेंड पार्ट पे अपन बात करने वाले मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो हम लोग उसके पहले एक फंडा बता दो तेरे को कि अगर तेरे को थोरेसिक चैम्बर, अगर तेरे को लंग्स का वॉल्यूम चेंज करना है, अगर तेरे को लंग्स का वॉल्यूम चेंज करना है, मतलब लंग्स को अगर तेरे को एक्सपांड करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको तू डायरेक्टली नहीं कर सकता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स कैनॉट बी ऑल्टर्ड डायरेक्टली, कैनॉट बी ऑल्टर्ड डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? अगर मैंने थोरेसिक चेम्बर का वॉल्यूम बदला तो लंग्स का ऑटोमेटिकली वॉल्यूम बदलता है। ये अपने को नेचर ने वैसे बनाया है, एनाटॉमिकल सेटअप ही अपना वैसा है। हमारा एनाटॉमिकल सेटअप क्या है कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल लीड इनटू द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लंग या फिर पल्मोनरी कैविटी। मतलब यहां पे क्या बोला है, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. अब यही इस पे चैप्टर है सर, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, सब देखने वाले हम लोग। अभी हम लोग देखने वाले सेकंड पार्ट में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? सबसे पहले समझो कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दो अलग चीज है। ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल टू रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग मतलब सांस का अंदर लेना, दो स्टेप होता है ब्रीदिंग में, सांस का अंदर लेना इंस्पिरेशन एंड सांस का छोड़ना एक्सपिरेशन, दो स्टेप होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन ऑन दी अदर हैंड इसे केमिकल प्रोसेस जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ब्रीदिंग का दूसरा नाम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, मतलब सांस का अंदर और बाहर वेंटिलेट कराना। तो ब्रीदिंग बोलूं या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलूं, दो स्टेप होता है, दो स्टेजेस होता है। एक होता है तेरा इंस्पिरेशन, सांस का अंदर लेना, एंड एक्सपिरेशन, सांस का बाहर छोड़ना। इतना क्लियर? इतना क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या देखने वाले, हमको पिचकारी पता ना भाई, पिचकारी में हम लोग पानी के अलावा अगर एयर भी तो भर सकते हैं हम लोग। अगर मैंने हैंडल पिचकारी का हैंडल खींचा तो भाई पिचकारी में एयर ऑटोमेटिकली सक हो जाता है ना भाई। ये अपना क्या है, छोटा इमरजेंसी फैन होता है भाई। घर पे करंट गया तो पिचकारी से खेलने का, हवा एक दूसरे के मुंह पे मारने का, ठीक है। दिस इज अल्ट्रा प्रो मैक्स। बाकी लोग क्या करते हैं, बुक्स और न्यूज़पेपर यूज करते हैं, हम लोग पिचकारी यूज करते हैं, इमरजेंसी फैन है अपना, ठीक है। क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, बैक टू द टॉपिक, क्या होता है, अगर मैंने हैंडल को पुल किया तो हो क्या रहा है सर, एयर ऑटोमेटिकली सक कैसे हो रहा है। देख भाई, जैसे ही मैंने हैंडल को पुल किया, जैसे ही हैंडल को पुल किया मैंने, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। कहाँ? पिचकारी के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब जगह बन रहा है यार, जगह बन रहा है। और बॉयल्स लॉ बोलता है, सर बॉयल्स लॉ क्या होता है, अरे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में केटीजी में भी पढ़ा रहेगा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोले तो अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घटेगा भाई। अगर मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घटेगा। मतलब अगर मैंने पिचकारी का हैंडल पीछे पुल किया तो वॉल्यूम बढ़ा पिचकारी में, तो क्या हो रहा है, वहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यहां पे अंदर क्या हो गया, नेगेटिव प्रेशर, और बाहर क्या है, पॉजिटिव प्रेशर। क्या देखने मिला, एक प्रेशर डिफरेंस देखने मिला। इस प्रेशर डिफरेंस को हम लोग सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में क्या बोलेंगे भाई, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का डिफरेंस देखने मिल रहा है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब बाहर प्रेशर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली अंदर चले आएगा हवा। अंदर आवाज सक क्यों हो रहा है, बाहर से कोई धक्का तो नहीं दे रहा था भाई, धक्का थोड़ी ना दे रहा है कोई, अंदर हवा को कोई पिचकारी के अंदर थोड़ी ना घुसा रहा है, नहीं, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण बाहर प्रेशर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली एयर अंदर आए। सेम होने वाला है ह्यूमंस में।
अब ह्यूमंस में मैंने क्या बोला, लंग्स का वॉल्यूम मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं क्या चेंज करूंगा, थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम, थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम चेंज करूंगा मैं। कैसे करते हैं देखते हैं। देख, जैसे पिचकारी में क्या होता है, हैंडल होता है, हैंडल तेरा वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रहा है, वैसे ही ना थोरैसिक चेंबर, व्हाट इज दिस, दिस इज थोरैसिक चेंबर बता रहा हूँ, ये क्या है, थोरैसिक चेंबर है, ठीक है, थोरैसिक चेंबर है, ये मेरा ट्रकिया है, ठीक है, ये लंग्स है अपना, ओके, इतना बता दिया, ओके। ये क्या है, डोम शेप डायफ्राम, डोम शेप्ड डायफ्राम, ओके। मैंने क्या बोला, अगेन बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रहा था मैं, पिचकारी में जैसे हैंडल तेरा वॉल्यूम चेंज कम ज्यादा कर रहा है, वैसे ही थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम कौन कम ज्यादा कर रहा है, एक तो डायफ्राम कर रहा है एंड इंटरकोस्टल मसल्स कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कर रहा है। सर डायफ्राम तो पता है डोम शेप्ड होता है, हम लोगों ने देखा है, लोअर साइड ऑफ द थोरैसिक चेंबर है, ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया था। इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, देखो भाई, अगर मैं दो रिब्स के बीच में का बात करूं, हम लोग ने कैसा पढ़ा था, ये रिब्स होता है, रिब्स होता है, दोनों साइड पे रिब्स होंगे, रिब्स होंगे। अब रिब्स के ये बीच के स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटरकोस्टल स्पेस। रिब्स, दो रिब्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलेंगे हम लोग इंटरकोस्टल स्पेस। और यहाँ पे जो मसल्स होगा, मतलब दो रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इतना क्लियर, ठीक है। तो वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जैसे पिचकारी में हैंडल है, वैसे थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम कम ज्यादा कौन कर रहा है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ओके सर, क्लियर, इतना काम हो गया अपना। तो इसलिए मैं जो बात कर रहा हूं कि मूवमेंट ऑफ एयर, अब समझ में आएगा, मूवमेंट ऑफ एयर इज कैरिड आउट बाय, मूवमेंट ऑफ एयर मतलब अंदर सांस जो लेना और बाहर छोड़ना, इज कैरिड बाय प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। मतलब हम प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड बाय डायफ्राम एंड इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। देख, दो तरीके के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स को मैंने शॉर्ट में आईसीएम लिख दिया है, और दो प्रकार के आईसीएम होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। अभी के लिए समझो कि डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो है ना, उन लोग चेंज ला रहे हैं, उन लोग प्रेशर ग्रेडियंट लेके आ रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ प्रेशर ज्यादा रहेगा, अंदर की तरफ प्रेशर कम होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, देखो अभी ध्यान से। जब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब सबकॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ या फिर तू लेक्चर सुन रहा है, तभी तू ब्रीदिंग कर रहा है, तू क्या कॉन्शियसली थोड़ी ना कर रहा है कि मैं 5 सेकंड हुआ, अरे भाई सांस लेते हैं, अरे 10 सेकंड हुआ, अरे मैं सांस लेना भूल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। मतलब तेरा बॉडी ऑटोमेटिकली, तेरा दिमाग ऑलरेडी, तेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वर्किंग ऑन इट, ऑलरेडी तेरा ब्रीदिंग चल रहा है, ठीक है। ये जो टाइप का ब्रीदिंग है उसको नॉर्मल ब्रीदिंग बोलेंगे। अनटिल अनलेस हम लोग जो जोर से सांस लेते हैं, ये तेरा कॉन्शियस ब्रीदिंग हुआ। यहाँ पे हमने भी थोड़ा ऑर्डर दिया कि भाई सांस जोर से ले, इसको साइड में रखो। मैं नॉर्मल ब्रीदिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ पहले। नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। पहला क्लियर हो गया, नॉर्मल ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पहला चीज। नॉर्मल ब्रीदिंग इज ए एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब जहां पे एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस मतलब वी रिक्वायर एनर्जी, मतलब एनर्जी खर्चा होगा, एनर्जी का खर्च होगा, या फिर मैं लिख सकता हूं एनर्जी खर्च होगा। तो नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग बोलते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस जहां पे एनर्जी खर्चा होता है, बस। उसके बाद क्या, नॉर्मल ब्रीदिंग में कौन इन्वॉल्व है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में जब मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन का बात कर रहा हूं, नॉर्मल इंस्पिरेशन विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल ब्रीदिंग। नॉर्मल इंस्पिरेशन देख रहे हो उसमें, नॉर्मल इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस जहां पे एनर्जी का खर्चा होगा। नॉर्मल इंस्पिरेशन कौन करा रहा है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। EICM का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, EICM क्या है यहाँ पे, EICM इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। मैंने बोला था इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नॉर्मल इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड कोई और कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दो ही चीज का कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर? एक बार डायग्राम देख के ना समझते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं अगर जैसे ही बोलूंगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या बोल रहा हूं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब डायफ्राम जो डोम शेप्ड होता है वो हो जाएगा फ्लैट शेप्ड। तो अभी ये क्या हो जाएगा, फ्लैट डायफ्राम, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में है, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। तो जब भी डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब पहले नॉर्मली कैसे होता है, डोम शेप्ड होता है, डोम शेप्ड होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब तेरा फ्लैट हो गया, ठीक है। तो नीचे से तेरा डायफ्राम फ्लैट होना मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। तो इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। कैसे, लंबाई में, ऊपर नीचे में तेरा, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में ना तेरा वॉल्यूम बढ़ गया। एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में तेरा वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम किससे बढ़ गया तेरा, ऊपर और नीचे की तरफ। मतलब अगर मैं बॉक्स का बात कर रहा हूँ, मेरा बॉक्स किधर है भाई, कल का बॉक्स, ये रहा बॉक्स। अगर मैं बोल रहा हूँ नीचे से डायफ्राम जो है ना डोम शेप था, डोम शेप था मतलब ऐसे कर्व्ड था, कर्व्ड था, कर्व्ड था। अब जैसे ही तेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बाहर की तरफ आ गया, बाहर की तरफ आ गया, डायफ्राम तेरा बाहर की तरफ आ गया। अगर बाहर की तरफ आ गया मतलब लंबाई में इसका वॉल्यूम बढ़ गया, बॉक्स का वॉल्यूम तेरा लंबाई में बढ़ गया। अब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, इसका आगे और पीछे की तरफ, छाती फूलता है ना भाई, आगे की तरफ आता है, छाती ऊपर आता है, बोलते हैं ना सांस लेते वक्त छाती ऊपर आ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सोवेंट्रली। डॉर्सोवेंट्रली तेरा यहाँ पे एक्सिस में तेरा वॉल्यूम बढ़ गया। तो अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि नॉर्मल ब्रीदिंग मतलब सर एब्डोमिनल ब्रीदिंग, उसमें हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, जहाँ पे एनर्जी खर्चा होगा। उसमें दो चीज हो रहा है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम भी हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी हो रहा है। तेरा डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब डोम शेप से फ्लैट हो गया डायफ्राम, तब तेरा ऊपर और नीचे के इसमें एक्सिस में तेरा एक्स वाई एक्सिस समझ ले, सॉरी वाई एक्सिस समझ ले, तेरा सिर्फ वाई एक्सिस में बढ़ गया वॉल्यूम। और जब मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब तेरा आगे और पीछे की तरफ वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। क्लियर? इसको बोलते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इधर क्या बोल रहे हैं हम लोग, इधर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई नॉर्मल इंस्पिरेशन विच इज एन एक्टिव प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस, देखो मैंने एरो बताया है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस में तेरा यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स मतलब डॉर्सोवेंट्रली तेरा वॉल्यूम बढ़ा। इन दोनों की वजह से वॉल्यूम इंक्रीजेस, और जब जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा नेगेटिव प्रेशर बनेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी, इंट्रापल्मोनरी इनसाइड लंग्स। सर अभी तो हम लोग ने थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बदला था, बट मैंने बोला था ना कि एनी चेंज इन वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ वॉल्यूम इन पल्मोनरी। सो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट गया। देखो भाई थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ाया मतलब थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा, मतलब पल्मोनरी या फिर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा। अगर थोरैसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ा तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, और लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, तो नेगेटिव इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डेवलप हुआ। इंट्रा मतलब अंदर, पल्मोनरी मतलब लंग्स, इंट्रा पल्मोनरी लंग्स के अंदर प्रेशर नेगेटिव हो गया। किसके कारण? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो यहां पे हो क्या है बाकी का तेरे को पता ही है, बाकी ये स्टेप्स पता ही है, इधर रटना नहीं है, देख इधर तक का समझना था, बाकी तू ओन वर्ड्स में भी लिख सकता है। क्या है एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स द रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड। रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड, देख भाई मैंने बोला था आगे और पीछे की तरफ,
वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब तेरा रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड्स, तो रिब्स आर पुल्ड अपवर्ड्स resulting in increase in thoracic cavity. Simultaneously contraction of diaphragm also results in increasing thoracic volume cavity. मतलब EICM और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन से तेरा रिब्स वगैरह सब तेरा ऊपर की तरफ आ गया, पुल्ड अपवर्ड्स, जिसकी वजह से तेरा वॉल्यूम बढ़ गया, तेरा ऊपर साइड में भी तेरा बढ़ गया और ऊपर नीचे भी बढ़ गया, मतलब वॉल्यूम टेक्निकली बढ़ गया। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या हो गया, प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी डिक्रीजेस, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनसाइड द लंग्स, बाहर प्रेशर ज़्यादा अंदर प्रेशर कम, ऑटोमेटिकली एयर तेरे अंदर आ गया। ये था भाई बात, ये हो गया इंस्पिरेशन। और एक्सपिरेशन तो बहुत सिंपल है। एक्सपिरेशन मतलब क्या, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स विल रिजल्ट इनटू एक्सपिरेशन। देखना भाई बाकी क्लियर है। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ ईएससीएम, वॉल्यूम डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इन पॉजिटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। मतलब क्या बोल रहा है, जैसा वॉल्यूम मेरा घट गया तो प्रेशर बढ़ गया ना। देख भाई डायफ्राम तेरा कॉन्ट्रैक्ट किया था, इंस्पिरेशन में तेरा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया था, जैसे ही रिलैक्स किया मतलब वापस से डोम शेप हो गया। पहले डोम शेप था, कॉन्ट्रैक्ट होके फ्लैट हुआ, अब जब रिलैक्स हो रहा है वापस से डोम शेप बन जाएगा, तो डोम शेप बन गया मतलब क्या हो गया। और तेरा रिब्स जो तेरा ऊपर की तरफ पुल हुए थे वापस से पहले की तरह जगह पे चले जाएंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स कर लिए। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स किया करके रिब्स वापस से अपने जगह पे आ गए। तो ऐसे में वॉल्यूम तेरा वॉल्यूम वापस से घट गया, वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ गया, इसलिए अंदर क्या हो गया, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव हो गया। और अगर अंदर पॉजिटिव है, बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव हो गया, भी बाहर कंपैरेटिवली नेगेटिव हो गया, तो ऑटोमेटिकली एयर ज्यादा से कम की तरफ, तो एक्सपिरेशन ऐसा होता है भाई। तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्लियर। मैंने क्या बोला, बाय रिलैक्सेशन ऑफ EICM एंड डायफ्राम रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट, एयर इज एक्सपेल्ड आउट। क्लियर क्लियर क्लियर, एक बार देख लो भाई, एक बार देख लो, एक बार पढ़ लो मैंने क्या बोला, एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं। Mechanism of breathing involves two stages, that is inspiration and expiration. Breathing is not equals to respiration. Breathing का दूसरा नाम बोल सकता हूँ pulmonary ventilation। उसके बाद मैंने बोला कि भाई तेरा ये जो हो रहा है सांस का अंदर आना और बाहर जाना, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, दैट इज डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है सर, इतना देखा था, ये दोनों की वजह से क्रिएट हो रहा है प्रेशर ग्रेडियंट, इतना भी देख लिया था। फिर हम लोग ने पढ़ा नॉर्मल ब्रीदिंग को हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। सबसे पहला देखा नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मल इंस्पिरेशन में सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है और EICM का कॉन्ट्रैक्शन होता है। दोनों के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण रिब्स आगे की तरफ ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं और डायफ्राम जो डोम शेप था वो फ्लैट हो गया, जिसके कारण तेरा अंदर वॉल्यूम बढ़ गया। अंदर वॉल्यूम बढ़ गया मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घट गया, नेगेटिव हो गया, और बाहर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली एयर तेरा अंदर आ जाएगा। यही बात क्या था, तो बाय कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरा एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3, पढ़ लिया, पढ़ लिया, पढ़ लिया। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वाली नॉर्मल एक्सपिरेशन को पैसिव क्यों बोला भाई, कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी लगता है, रिलैक्स होने में क्या एनर्जी है, रिलैक्स होने में क्या एनर्जी है, कॉन्ट्रैक्ट होने में एनर्जी लगा, रिलैक्स होने में एनर्जी नहीं लगता। मतलब ये रिलैक्स इसका हुआ, डायफ्राम वापस से डोम शेप हो गया, EICM तेरा अभी रिलैक्स हो गया, मतलब रिब्स वापस से अपनी जगह पे चले गए, वॉल्यूम तेरा अंदर घट गया, अंदर तेरा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर पॉजिटिव हो गया कंपैरेटिवली आउटसाइड से, ऑटोमेटिकली तेरा एयर अंदर से बाहर जाएगा। क्लियर हुआ, एक बार पढ़ लो, पॉज करके एक बार पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर। ठीक है सर, हम लोग ने EICM पढ़ लिया, व्हाट अबाउट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। सर आपने तो इंटरनल का बात ही नहीं किया। इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक्सटर्नल का बात कर लिया कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल से और उसका रिलैक्सेशन से ही नॉर्मल ब्रीदिंग हो रहा है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है भाई। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है और डायफ्राम इन्वॉल्व है। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का नॉर्मल ब्रीदिंग में कुछ काम नहीं। अब आगे देखो, अगर जब मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन का बात करता हूं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन का बात करता हूं मतलब मैं जोर से सांस ले रहा हूं, इसमें मैं तेरा पेक्टोरलिस मेजर जो कि चेस्ट मसल है, ये क्या होता है, ये चेस्ट का मसल है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और फोर्सफुल एक्सपिरेशन,
फोर्सफुल एक्सपिरेशन में मैं एब्डोमेन का मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज कर रहा हूँ। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स तेरा फोर्सफुल एक्सपिरेशन में रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई क्लियर हो गया मैंने क्या बोला, पेक्टोरलिस मेजर और एब्डोमेन एंड IICM। सर ये एक्स्ट्रा है, हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है, बट इतना पता रहना चाहिए, इतना चाहिए भाई। ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हो, जितना मैं बाहर जा रहा हूँ उतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा बाहर जाना ही नहीं है। देख मैं कभी भी बाहर का नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा है ही नहीं, वो प्रिंसिपल ही नहीं है। एग्जाम में जो आ रहा है उसको ही पढ़ना है अपने को, क्योंकि ये एग्जाम हम लोग को फोड़ना है भाई। डॉक्टर बनना है, कुछ भी हो जाए, एक सीट चाहिए गवर्नमेंट का, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तुम लोग भी उतना मेहनत करना, मैं भी उतना ही मेहनत करूंगा, और मेहनत सही करेंगे, सही जगह पे करेंगे भाई। अगर हथौड़ा जोर जोर से मारो तो एक जगह पे मारो ना, तब जाके टूटेगा वो चीज़। हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड कर लेगा तू, हथौड़ा मारेगा, नहीं मतलब है। एक जगह पे खींच खींच के मारो। तो मेरे को पता है क्या टारगेटेड पढ़ना है, उसको ही पढ़ो बार बार, 100 बार, 1000 बार, 10,000, जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई। तेरे को इतना याद रखना है, देखो एक सीट चाहिए गवर्नमेंट का, तो जो दूसरा गवर्नमेंट सीट लेने वाला है उससे तेरे को एक बार ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, बस उससे थोड़ा बेटर आना चाहिए। जो गवर्नमेंट सीट लेने वाला रहेगा तेरा सीट, उससे तेरे को थोड़ा सा बेटर बनना है, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये फैक्ट है भाई, यही करना पड़ेगा। देखो बेटर बनना है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर, अपने आप बेटर बनेगा। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन भी देख लिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी देख लिया। फोर्सफुल इंस्पिरेशन में पेक्टोरलिस मेजर, चेस्ट के मसल्स इन्वॉल्व है। फोर्सफुल एक्सपिरेशन में तेरा एब्डोमिनल मसल्स एंड साथ साथ में तेरा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व है। एनसीईआरटी में दिया है कि एवरेज ब्रीदिंग 12 से 16 बार करता है, 12 से 16 बार 1 मिनट में होता है। एवरेज ब्रीदिंग मतलब तो अभी जब बात कर रहा है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ, तो लेक्चर सुन रहा है, तो कुछ भी काम कर रहा है, 1 मिनट में ना नॉर्मली 12 से 16 मिनट, सॉरी 12 से 16 मिनट, 12 से 16 बार तू सांस ले रहा है और छोड़ रहा है, मतलब तेरा ब्रीदिंग चल रहा है। ब्रीदिंग का रेट क्या है, एवरेज ब्रीदिंग रेट इज 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कैन वेरी, कैन वेरी, तू काम क्या कर रहा है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर करके एक डिवाइस है जिससे मैं वॉल्यूम, तेरा वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग को मैं नाप सकता हूँ या फिर मेजर कर सकता हूँ, विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस। स्पायरोमीटर के मदद से हम लोग वॉल्यूम ऑफ एयर के बारे में पता लगाते हैं, तो कितना तू ले रहा है, छोड़ रहा है, इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से चेक किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया एनसीईआरटी में, वी हैव the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles of abdomen। ये एनसीईआरटी ने बोला था, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना बोला है, तो मैंने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा दिया भाई, ये पढ़ा दिया, क्या प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी बोला है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज, ठीक है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन करना मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन कैसे मैं बढ़ा रहा हूँ, पेक्टोरलिस मेजर से, या फोर्सफुल एक्सपिरेशन कैसे बढ़ा रहा हूँ मैं, एब्डोमिनल मसल्स एंड IICM से, विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। इतना था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इतना काफी है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इतना ही रखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट रहेगा ना वॉल्यूम, वॉल्यूम पे पार्ट बनाएंगे, और वॉल्यूम और कैपेसिटी से यहाँ पे क्वेश्चन आता है हर साल एक बार, हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो उसको देखेंगे, उसको पूरा सिंपल टर्म्स में अपन अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का लैंग्वेज का कीवर्ड उठा के अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, और तुम लोग के सामने लिखूंगा और तुम्हारे दिमाग में रजिस्टर हो गया रहेगा, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट वो रहेगा।